नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एज़र मलिक, संपादक आईना इंडिया। आईना इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और आज ये शख्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपके अंदर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तजुर्बे हैं। हालांकि ये युवा हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, आईएएस रैंक से वाबस्ता हैं। क्योंकि नामचीन हस्ती नजमा हेपतुल्लाह जैसी शख्सियत और के रहमान साहब लोकसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के ख़ास पिलर, लेकिन नजमा हेपतुल्लाह साहिबा तो कांग्रेस में नहीं, वो तो भाजपा में चली गई, लेकिन उनकी सेवा इन्होंने दी, वहाँ से तजुर्बा लिया है और समाज में एक अच्छी पकड़ है। और ये आज इस्लामिक कल्चर सेंटर के ये लाइफ मेंबर हैं और इसी हैसियत से इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव के माहौल में आप उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आज चुनाव की गहमागहमी है और उसी गहमागहमी में आप उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन अपना करवा चुके हैं। और ये जनाब अफजल अमानुल्लाह जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, नए चेहरा, वो रिटायर आईएएस हैं बिहार कैडर के, और उनके टीम में ये, उनके पैनल में ये जनाब बदर अहमद ख़ान साहब उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव के दावेदार हैं और इसकी कोशिश में आज हमारे साथ हैं, जो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ राजनीतिक में रहने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं और इनका मकसद क्या है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में उपाध्यक्ष के पद पे क्यों आना चाहते हैं, जनाब चाहिए। बहुत शुक्रिया जमा साहब हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो सामाईन तक मेरा सलाम पहुँचे। मगरिब का समय हो रहा है, इसके बाद नमाज के लिए जाना है। आज मेरा इत्तेफाक से रोज़ा भी है, रोज़ा खोल के नमाज पढ़ेंगे। उससे पहले चंद बातें जो आपने पूछी उसका मैं जवाब दे दूं कि मैं 1993 से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से मेरा जुड़ाव हुआ। मैंने चेक दिया 1993 में कि मुझे मेंबर बना दिया जाए। उस वक्त 1000 रुपया मेंबरशिप फीस होती थी। फिर वो वक्त गुजर गया, मेरी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे रही। फिर जब ये इनाग्रेशन होने लगा तो 2004 में मुझे ये ख्याल आया कि मैंने भी फीस का पैसा दिया है, मुझे मेंबरशिप अलॉट नहीं हुई अभी तक। तो 2004 में मुझे मेंबरशिप कार्ड मिला। बहरहाल, लेकिन मेरा जुड़ाव जो है वो इसलिए है कि नजमा हेपतुल्लाह जी उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होती थी। 1990 की बात है शायद ये। तो उनके घरों में मीटिंग होती थी, उसकी मीटिंग होती तो उनके मिनट्स भी हम लोग नोट किया करते थे, मिनट्स बनाए। वो फाइल मेरे पास अभी तक मौजूद है। तो मैं उसका मतलब उसकी हिस्ट्री से जुड़ा हूँ। मैं क्या डिस्कशंस हुए, लोग आते थे, कैसे उसकी बिल्डिंग बनेगी, कहाँ से पैसा आएगा, कब तक बन के तैयार होगी। तो जब से ये शुरू हुआ, करीब करीब 40 साल का सफ़र है इसका। और इसमें हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे अब्दुल हमीद साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब, आबिदा अहमद साहिबा, बदरुद्दीन तैयब जी, आरिफ चौधरी साहब, ये सब लोग ऐसे थे। और इनके पहले भी लोग थे जो जो जिन्होंने सोचा इसको कैसा एक सेंटर होना चाहिए जिसमें इस्लामिक कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको भी हम शोकेस करें। इसमें काफ़ी गैर मुस्लिम भी हैं साथ में इसमें। जी, हमारे यहाँ हाँ। करीब 300 मेंबर हैं जो गैर मुस्लिम मेंबर हैं। और हम लोग ईद भी मनाते हैं, साथ में दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, हम लोग क्रिसमस भी साथ में मनाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि तमाम जो हारमनी रिलेटेड जो एक इंटर कम्युनिटी डायलॉग, इंटर रिलीजियस डायलॉग होना चाहिए, उसको करने की हम लोग बहरहाल कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकराज व मकासद जिसको हम कहते हैं, उस पर कोई काम, क्योंकि मैं 2019 में उनकी बॉडी में जीत के आया, इस्लामिक कल्चर सेंटर की बॉडी में जीत के आया, तो उस पर जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उस पर कोई खास काम नहीं हुआ। जैसे इस्लामिक सेंटर, मुझे याद है उस ज़माने में हम भी कंपटीशन दे रहे थे, जाना जाता था इस्लामिक सेंटर आईएएस की, सिविल सर्विस की कोचिंग कराता है।
तो जब बिल्डिंग नहीं थी तो यहाँ से बच्चे निकल रहे थे, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो वहां से वो सिविल सर्विस की ट्रेनिंग चली, थोड़ा बहुत दिन चली, मतलब, लेकिन उस मजबूती से नहीं चल सकी जिस मजबूती से पहले चलती थी। बच्चे निकले उसमें, हमारे परवेज हयात साहब जो 1984 के आईपीएस ऑफिसर है वो वहीं से निकले। अबरार अहमद जो आई थिंक 1983 बैच के हैं वो भी वहीं से निकले, और बहुत से लोग हैं। मैंने भी थोड़े दिन वहाँ कोचिंग दी थी, लेकिन जो उसका रूप, जो स्वरूप, जो काम है, जो 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 इस्लामिक सेंटर को करना चाहिए, उसकी वजूहात में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ इन्वॉल्व रहे वो करना नहीं चाहते थे या उनको करने नहीं दिया गया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि हम अफजल अमानुल्लाह साहब की टीम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। अफजल अमानुल्लाह साहब एक सीजन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हैं, उनका सरकार से भी बहुत अच्छा समन्वय और ताल्लुक है, कम्युनिटी से बहुत अच्छा समन्वय और ताल्लुक है। उनको हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उनके बहुत, जितने हमारे गल्फ के ममालिक हैं उनसे बहुत अच्छी उनके रिलेशन हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लोगों की ब्लेसिंग्स और दुआएं रहेंगी और ये टीम अगर जीत के आती है, जिसमें अफजल अमानुल्लाह साहब प्रेसिडेंट के लिए आपके सामने है और हम वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और नीचे जो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं और एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, तमाम लोग बहुत अच्छे, बहुत काबिल और अपने अपने काम को समझने वाले, उसको अंजाम देने वाले तमाम लोग हैं। तो दुआ, हम आपसे दुआ करेंगे, हम आपसे नहीं, दरख्वास्त, आपकी प्राथमिकता क्या होगी उसमें? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि वहाँ जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जिस पे काम नहीं हुआ उसको पहले काम किया जाए। दूसरी हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारे मेंबरान हैं, जिनको यहाँ प्रिविलेजेस नहीं है, यहाँ उनको सुविधाएं नहीं है, मेंबर और नॉन मेंबर में कोई फर्क नहीं है, उसको हम हमारे मेंबर को वो इज्जत और उन मेंबरों के हिसाब से जो यहाँ काम होना चाहिए उस काम को हम इमीडिएटली करके शुरू मैंने करें। बहुत सी चीज़ों को देखा है जो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे फंक्शन होता है, शादी ब्याह का ज़्यादा पार्टियाँ होती रहती है, बर्थडे पार्टियाँ हो रही है, डिश डैट दुनिया की। तो इस्लामिक कल्चर सेंटर का वो इस्लामिक कल्चर का वो एक हिस्सा नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। नाम के हिसाब से वहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए वो आप समझ सकते हैं कि वो है या नहीं। और इसके बाद आपके जीतने के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे? अरे शादी भी हो, ऐसा नहीं कि शादी ना हो, लोग यहाँ, हमारे यहाँ बैंक्वेट है, वो उसी के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जिस मकसद के लिए सेंटर बनाया गया है उन एक्टिविटीज को अंडरटेक करना, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। शादी तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया, लेकिन शादी पूरे नहीं, तमाम वहाँ का सेंटर माहौल को एक ऐसा है कि उसको जो ओवरकम लोग, कर ले, वैसा नहीं होना चाहिए। वो एक क्लब नुमा बन गया है, वो क्लब की क्लब तरह नहीं हो है, चुका ये है। हम लोगों को इस बात को, ये हम लोगों को पहचानना होगा कि ये क्लब नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में तो रिसर्च होनी इसको चाहिए। इसको कैसे बदलेंगे, किस तरह से आप करेंगे इस पे काम? हमारी टीम जीत के आएगी, बहरहाल और भी लोग अगर जीत के आएंगे तो हम सबसे पहले इस इमेज को चेंज करेंगे कि ये क्लब नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ रिसर्च का काम होना चाहिए, यहाँ यहाँ मैं डायलॉग एक क्रिएट होना हाँ, मैं चाहिए। एक चीज़ और देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, तो कैटरिंग चलती है वहाँ पे। कैटरिंग वाले को ये था कि जो मेंबर्स को कुछ उसमें रियायत मिलना चाहिए, उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं है। वही मैंने लेकिन कहा। एक बात और उसमें देखा कि क्या, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप पुराने जुड़े हुए हैं, क्या वो कैंटीन सिर्फ वहाँ के जो मेंबर जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिल सकता है या बाहर के लोग भी होंगे? उससे फायदा किसका हो? अभी तो मेंबर और नॉन मेंबर सभी उसका फायदा उठाते हैं। जो मेंबरों के लिए रेट है वही नॉन मेंबर के लिए रेट है। हम जो बाकी इंस्टीट्यूशंस में या क्लब्स में देखते हैं कि मेंबर्स के साथ तो गेस्ट आ सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली कोई गेस्ट नहीं आ सकता। तो वही रूल यहाँ भी हम लोग को लागू करना होगा कि मेंबर आए, उनकी 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 रिस्पेक्ट हो, उनको प्रिविलेजेस दिए जाएं, उनको फील होना चाहिए जब वो एंटर करें कि हम मेंबर हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के मेंबर है, वो इज्जत तो उनको मिले। आज मेंबरों को कोई पहचानता नहीं है वहाँ। हालत ये होती है कि मेंबर लाइन में बाहर खड़े होते हैं और नॉन मेंबर अंदर खाना खा रहे होते हैं। तो इस मेंबरशिप का फायदा क्या हुआ? उस वो जो एक समस्या है, वो जो एक प्रॉब्लम है, ये उसको हमें दूर, ये जो त्रुटि है, ये जो 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 खामी है, इसको हमें दूर करना है। मेंबर्स आर सुप्रीम, देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, देयर प्रिविलेजेस शुड बी प्रोटेक्टेड। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बेसिकली।
अभी की सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? काफ़ी लोग इसमें कंपटीशन में खड़े हुए हैं। उसमें अध्यक्ष के लिए भी काफ़ी चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं और एक उम्र का एक तकाज़ा इसमें एक बाँधा गया है, उसमें बायलॉज़ के हिसाब से आपके। लेकिन बायलॉज़ में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है कि 75 का होगा तो ही उसको उस 75 से पहले वो चुनाव नहीं लड़ सकता है या 75 साल के बाद उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा बायलॉज़ में भी अभी मैंने देखा और क्लॉज़ उसको मैंने बल्कि पब्लिश भी किया है कि 75 साल तक तो वो लड़ सकता है उसमें। जो सिराज साहब के साथ हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सिराज साहब के साथ कुछ नहीं हुआ और जो एसजीबीएम में हुआ वो एमओए के मुताबिक हुआ। अगर मेंबर चाहेंगे 75 साल की उम्र को रिलैक्स कर दें तो रिलैक्स हो जाती, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके लिए जो मौजूद मेंबर हैं, जो उस दिन मौजूद है एसजीबीएम के लिए, उसके 75% लोग उसके 75 साल को बढ़ाने के लिए वोट करना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो इस अधिकारी मामले मेंबर को कोर्ट तक पहुंचा दिया और उसका नतीजा है कि आज ऑब्जर्वर आपके यहाँ कोर्ट इसलिए पहुंचना पड़ा कि सिराज साहब 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट में पैसा लगता है, जो भी पैसा लग रहा है वो मेंबर्स का पैसा लग रहा है। तो ये अगर 4-6 लोग 10 लोग बड़े जो सीनियर मेंबर हैं, अगर वो बैठ जाते तो ये मसला सॉल्व हो सकता सॉल्व है। उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है दूसरा एक जो सवाल, डायलॉग से, जो बात करने कि से आप सॉल्व ना हो। काफ़ी यंग हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। अभी जो चुनाव का माहौल है और चुनाव जिस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आम चुनाव हो रहा है विधायक का या इसका एमपी का चुनाव हो रहा है। इस तरह का यहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया है कि मीडिया को मैनेज करना, बड़े होटलों में मैनेज करना, खाना और बच्चे, ये इसको आप क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, बड़ा हाई, क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज कैंपेन चल रहा है। और हमारी जो टीम है, हम लोगों के पास तो पैसे है नहीं, हम लोग सब सरकारी नौकर हैं। अफजल अमानुल्लाह साहब भी अब रिटायर हुए, उनके पास भी पैसे नहीं है। हमारे साथ जितने साथी बैठे हुए हैं, ये सब लुटाने के लिए हमारे पैसे नहीं है। हाँ, हम क्या लुटा सकते हैं आने के बाद? हम अपनी मेहनत लुटाएंगे, हम अपनी ईमानदारी लुटाएंगे, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इसको डेवलप करेंगे, ये सब हमारे खुलूस लुटाएंगे, हम मोहब्बत लुटाएंगे। तो ये है हमारे पास लुटाने के लिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम मेंबरान से, अपने वोटर से, कि हमें जीत से नवाजें, और जिससे हम आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बदर आलम साहब, क्योंकि वक्त का कमी है और आपको नमाज़ पढ़ना है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आईना इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे जनाब बदर अहमद ख़ान साहब को आईना इंडिया के साथ बातचीत करते हुए। बातचीत कर रहे थे आईना इंडिया के संपादक SZ मलिक। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।